यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। ठीक तभी जब आरव बोलने ही वाला था तो उग्र शांतनु अचानक माथे पर बल डालते हुए बोला, बच्चे तुम मुसीबत में हो। आरव भौंचक्का रह गया। वह नहीं जानता था कि बूढ़े व्यक्ति का क्या मतलब है। ठीक इसी क्षण एक भयानक आभा अचानक तंत्र संघ के भीतर से बाहर निकली और फिर एक आकृति इमारत के भीतर से तेजी से बाहर निकली। एक ही सांस के समय में वह आकृति यहां पहुंच चुकी थी। वह आकृति एक बूढ़ा व्यक्ति थी जिसने काले रंग का तंत्री लबादा पहना हुआ था और बूढ़े व्यक्ति की आंख के कोने पर एक भयंकर निशान था। जब बूढ़े व्यक्ति ने जमीन पर पड़े जवान आदमी की दयनीय हालत देखी तो उसका चेहरा तुरंत क्रूर हो गया और उसने अपने बगल के बूढ़े व्यक्ति को देखा और गुस्से से कहा, शांतनु आखिर हुआ क्या? शांतनु ने आरव की ओर इशारा किया और आरव की दुर्भाग्य में थोड़ी खुशी लेते हुए बोला, और क्या? वायुराज, तुम्हारा पोता बहुत ज्यादा अहंकार से काम लेने का आदी हो गया है और इस बार उसने अपनी औकात से ज्यादा बड़ा निवाला ले लिया। ओह, यह वही है। तुम गलत नहीं हो, इसी ने तुम्हारे पोते को उसकी वर्तमान स्थिति में पहुंचाया है। यह सुनकर आरव का चेहरा काला पड़ गया। क्या यह बूढ़ा शांतनु सच में मेरे गुरु सुधाकर का दोस्त है, न कि दुश्मन? आरव के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था क्योंकि वायुराज नाम का वह बूढ़ा उसकी ओर देख रहा था। इसके अलावा उस बूढ़े की आंखों से भयानक हत्या की भावना निकल रही थी जो जरा भी छिपी हुई नहीं थी। आरव के शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा तेजी से बढ़ी जबकि अदृश्य तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। भले ही इस वायुराज नाम के बूढ़े ने आत्मोन्नति स्तर प्राप्त न किया हो, वह कम से कम आत्मिक स्तर के शिखर पर तो था ही। इसलिए आरव बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब वह बस उम्मीद कर रहा था कि वह तब तक कुछ देर टिक पाएगा जब तक सुधाकर नहीं आ जाते। वायुराज ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और उसने दूर से आरव पर पकड़ने की मुद्रा बनाने के लिए सीधे अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। बूढ़े व्यक्ति के सामने ऊर्जा से बना एक विशाल हथेली का आकार दिखाई दिया और उसके दाहिने हाथ के हल्के से झटके के साथ यह एक भयानक आभा लिए हुए आरव पर एक हथेली के आकार के पहाड़ की तरह जोर से टकराया। जब शांतनु ने यह हमला देखा तो उसका भाव बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वायुराज वास्तव में एक उच्च श्रेणी की प्रोफाउंड रैंक तकनीक का इस्तेमाल करेगा। आत्मिक स्तर के शिखर विशेषज्ञ द्वारा चलाई गई उच्च श्रेणी की प्रोफाउंड रैंक तकनीक की शक्ति राजा स्तर के विशेषज्ञ द्वारा चलाई पृथ्वी रैंक तकनीक की शक्ति से कम नहीं थी। उसके मूल इरादों के अनुसार वह यह देखना चाहता था कि सुधाकर का यह शिष्य कितना दुर्जय है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वायुराज वास्तव में एक घातक हमला शुरू कर देगा। ठीक तभी जब वह आरव की मदद करने वाला था, वह अचानक चिल्लाया, अरे! उसके बाद उसने अपने शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा को शांत किया जबकि वह सदमे और जिज्ञासा से आरव को घूर रहा था क्योंकि पहला दिव्य स्तर का यह साथी वास्तव में एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ का मुकाबला करने का इरादा रखता था। जब वायुराज ने युद्ध तकनीक का प्रदर्शन किया तो आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा तेजी से बढ़ी। इससे पहले एक हल्का सुनहरा तलवार प्रकाश उसके पूरे शरीर से बाहर निकला। अचानक आरव ने अपने दाहिने पैर से जमीन को रौंद दिया और उसकी आकृति विस्फोटक रूप से बाहर निकली। जब वह विशाल ऊर्जा हथेली के करीब पहुंचा तो उसने तेजी से अपनी तलवार निकाली और वार किया। जब वायुराज ने देखा कि आरव वास्तव में उसके द्वारा चलाई गई तकनीक का सीधा मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है तो उसके मुंह के कोनों पर अवमानना की एक फुसफुसाहट उठी। मेरे सामने यह साथी केवल पहले दिव्य स्तर का एक चींटी मात्र है, फिर भी यह वास्तव में हमला करने की पहल करने की हिम्मत करता है। यह सच में अपनी ताकत को ज्यादा आंक रहा है।
वायुराज के अवमानना भरे नजरों के नीचे आरव उस ऊर्जा हथेली से टकराया जो उससे कई गुना बड़ी थी। स्वर्ण प्रकाश की एक किरण चमकी। बूम! एक जबरदस्त धमाका गड़गड़ाया और फिर ऊर्जा हथेली जोरदार आवाज करते हुए टुकड़ों में फट गई। महिला और शांतनु दोनों भौंचक के रह गए। एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ द्वारा चलाई गई एक युद्ध तकनीक को इस युवा व्यक्ति ने बस यूं ही नष्ट कर दिया। यह कैसे संभव हो सकता है? वायुराज धीरे से बुदबुदाया और उसकी आवाज सदमे और अविश्वास से भरी हुई थी। आरव ने एक बार फिर प्रबुद्ध तलवार के लाभों का अनुभव किया। जब वायुराज ने उस तकनीक का प्रदर्शन किया तो उसने सहज रूप से इस तकनीक में खामी को देखा था। हर एक तकनीक में एक खामी या कमजोर बिंदु होता था और जो प्रबुद्ध तलवार रखता था वह इन खामियों और कमजोर बिंदुओं को तुरंत पहचानने में सक्षम था। बुजुर्ग मुनिश ने कहा था कि प्रबुद्ध तलवार इंटेंट से भी ज्यादा भयानक है और आरव को इस पर वास्तव में विश्वास नहीं था। लेकिन अब आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर एक क्रूर अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर चमकी क्योंकि उसने वायुराज को घूर कर देखा। अपने दिल में एक आदेश के साथ संयुक्त ज्योति तलवार हवा में गुजरते हुए बैंगनी प्रकाश की एक फुसफुसाहट में बदल गई जो विस्फोटक रूप से वायुराज की ओर बढ़ी। उसी समय आरव ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर पैर पटका। उसने इसे और तूफान चाल और स्ट्राइडर तंत्र दोनों के प्रोत्साहन से उत्पन्न प्रतिकार बल पर भरोसा किया ताकि वह एक छाया में बदल जाए जो संयुक्त ज्योति तलवार का बारीकी से पीछा कर रहा था और वह विस्फोटक रूप से वायुराज की ओर बढ़ा। आरव ने कभी भी निष्क्रिय स्थिति में रहना पसंद नहीं किया था। भले ही वह एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ का सामना कर रहा हो तो इसमें क्या है? जो पहले हमला करता है उसे फायदा होता है और जो देर से हमला करता है वह विफल होता है। भले ही वह हमला न करता, वायुराज फिर भी उस पर हमला करता तो उसे पहले हमला क्यों नहीं करना चाहिए? जब वायुराज ने संयुक्त ज्योति तलवार को अपने आप हमला करते देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक फुसफुसाहट चमकी। तलवार नियंत्रण की क्या अद्भुत तकनीक है! लेकिन पल भर में यह आश्चर्य उसके क्रोध में बदल गया था, क्योंकि इस चींटी ने वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत की थी। पहले दिव्य स्तर का एक विशेषज्ञ मुझ जैसे आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ पर हमला कर रहा है। क्या मजाक है? क्या वह मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है? अपने रोष के प्रभाव में वायुराज ने खुद को रोका नहीं। अपनी उंगली के एक झटके के साथ गूढ़ ऊर्जा की एक किरण विस्फोटक रूप से बाहर निकली और संयुक्त ज्योति तलवार से टकराई, जिससे वह तुरंत दूर जा गिरी। हालांकि अगले ही पल में संयुक्त ज्योति तलवार बैंगनी प्रकाश की एक किरण में बदल गई और एक बार फिर विस्फोटक रूप से वायुराज की ओर बढ़ी। इस बार न केवल वायुराज हैरान था बल्कि महिला और शांतनु भी हैरान थे। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। तलवार संप्रदाय में ऐसी उत्कृष्ट रूप से गहरी तलवार तकनीक कब दिखाई दी? यह तो बस अकल्पनीय है। ठीक इसी क्षण आरव वायुराज के सामने पहुंच चुका था और उसने अपने म्यान से अदृश्य तलवार निकालने में कोई संकोच नहीं किया और प्रकाश की एक किरण चमकी जब उसने उसे जोर से वायुराज के सिर पर मारा। वायुराज ने ठंडी आह भरी। अपने दाहिने हाथ के एक झटके के साथ एक शक्तिशाली हवा आरव के शरीर से टकराई। आरव ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक जोरदार झटका लगा हो और उसकी आकृति दूर जा गिरी। हवा के बीच में आरव ने खुद को स्थिर करने के लिए अपने पैरों से जोर मारा और फिर अपने दिल में एक आदेश के साथ संयुक्त ज्योति तलवार जो मूल रूप से वायुराज की ओर बढ़ रही थी
उसने अचानक अपनी दिशा बदल दी थी और तुरंत जमीन पर पड़े युवा आदमी की गर्दन पर पहुंच गई। बूढ़े दुष्ट, बस मुझ पर एक और कदम उठाने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे पोते का सिर उसके शरीर से अलग कर दूंगा। आरव ने अपने शरीर में घूमती हुई ऊर्जा को दबाया जबकि उसने वायुराज को घूर कर देखा और ठंडी आवाज में बोला। पिछले वार ने आरव को यह एहसास कराया कि वह वायुराज का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वह कुछ हाई रैंक तकनीक, तंत्र और रक्त संहार मणि का इस्तेमाल करता तो शायद उसके पास बूढ़े आदमी को मारने का एक छोटा सा मौका होता। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास अब कोई हाई रैंक तकनीक, तंत्र नहीं थे। जहां तक रक्त संहार मणि की बात है, वह शायद इस बूढ़े आदमी से निपटने में पूरी तरह असमर्थ होगी, क्योंकि इस बूढ़े आदमी की ताकत शायद शैलाधर से भी थोड़ी बेहतर थी। तुम मुझे धमका रहे हो? वायुराज ने धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में भींच लिया और उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा बिना रुके घूमती रही। हाँ, मैं हूँ। आरव ठंडी हंसी हंसा और कहा, बूढ़े, बस एक और कदम आगे बढ़ाओ अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, और तुम देख सकते हो कि क्या मैं तुम्हारे पोते का सिर काटने की हिम्मत करता हूँ। वायुराज की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। पहले दिव्य स्तर का एक प्रोफाउंडर मुझे धमकाने की हिम्मत करता है। ठीक तभी जब वह एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, शांतनु ने कहा, वायुराज, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पोते को कुछ हो तो बेहतर होगा कि तुम वही करो जो वह कहता है। अगर उसने तुम्हारे पोते को मार डाला तो तुम्हारे पोते की बिल्कुल व्यर्थ मृत्यु होगी, लेकिन अगर तुम उसे मारते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें अपने पूरे जीवन काल में कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारा क्या मतलब है? वायुराज ने गहरी आवाज में बोलते हुए शांतनु को घूर कर देखा। और क्या? शांतनु ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, क्या तुम जानते हो कि इस बच्चे का गुरु कौन है? वह सनकी सुधाकर है। अगर तुम सुधाकर के शिष्य को मारते हो तो उसके स्वभाव के साथ मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे सभी प्रियजन नष्ट हो जाएंगे। वायुराज की पलकें झपक गईं जब उसने यह सुना, और फिर उसने कहा, वह उस बूढ़े दुष्ट सुधाकर का शिष्य है। शांतनु ने सिर हिलाया और कहा, भले ही मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह सच होना चाहिए। अगर वह सुधाकर का शिष्य नहीं होता तो क्या यह बच्चा इतना अहंकार से काम करने की हिम्मत करता? इसके अलावा तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह तुम्हारे पोते को मारने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैंने उसे पहले नहीं रोका होता तो उसने अपनी वरिष्ठ बहन को भी मार डाला होता। तो तुम्हारे पोते के जीवन के लिए यह सबसे अच्छा है कि तुम उस पर कोई कदम न उठाओ। थोड़ी देर बाद वायुराज ने एक गहरी सांस ली और फिर वह एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ बोला, तो क्या हुआ अगर वह सुधाकर का शिष्य है? वह मेरे पोते को मार सकता है क्योंकि वह सुधाकर का शिष्य है। बूढ़े शांतनु, तुम्हें नहीं लगता कि मैं सुधाकर से डरता हूं? अगर बुरा हुआ तो हम बस मरने तक लड़ेंगे। शांतनु ने सिर हिलाया और कहा, बूढ़े वायुराज, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम सुधाकर से डरते हो। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम हमला करने की हिम्मत करते हो तो वह बच्चा तुम्हारे पोते को मारने की बिल्कुल हिम्मत करेगा। इसके अलावा इस बच्चे के पास इतनी कम उम्र में इतनी भयानक ताकत है, इसलिए वह तलवार संप्रदाय द्वारा आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने के लिए भेजा गया शिष्य है, और वह मदांध साधु का शिष्य भी हो सकता है। बस इसके बारे में सोचो, हम दोनों ने पहले उस तलवार तकनीक को कभी नहीं देखा या सुना है। अगर वह मदांध साधु नहीं होते तो क्या इस दुनिया में कोई और इतनी गहरी तलवार तकनीक रख सकता था? अगर तुम उसे मारते हो और यह मदांध साधु को क्रोधित करता है तो भले ही तुम एक दिव्यतंत्री हो, पूरा तंत्र संघ फिर भी तुम्हें और तुम्हारे वायुराज वंश को बचाने में असमर्थ होगा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।
आरव के गुरु मदांध साधु के शब्द सुनकर वायुराज की पलकें फड़की। अगर यह सुधाकर के खिलाफ होता तो उसके पास मौका था, लेकिन अगर यह मदांध साधु के खिलाफ होता तो नहीं। वे बिल्कुल एक ही स्तर पर मौजूद नहीं थे। तलवार संप्रदाय कुछ 100 वर्षों से खड़ा रहने और 6 महान शक्तियों का सदस्य बने रहने में सक्षम था, तो वह मदांध साधु की उपस्थिति के कारण। जैसा कि शांतनु ने कहा था, अगर उसने इस महान व्यक्तित्व को क्रोधित किया तो उसका वायुराज वंश निश्चित रूप से मदांध साधु के क्रोध को सहन नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हारा गुरु मदांध साधु है या नहीं? वायुराज ने आरव की ओर देखते हुए भारी आवाज में पूछा। तुम्हें क्या लगता है? आरव स्वाभाविक रूप से यह नहीं कहेगा कि वह नहीं था, लेकिन वह यह भी नहीं कहेगा कि वह था। क्या मजाक? उसने बहुत पहले ही किसी और के शिष्य के रूप में ढोंग करना बंद कर दिया था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह भविष्य में अपने ऊपर आने वाली परेशानी से डरता था। इस क्षण वह तलवार संप्रदाय के दिव्य संरक्षक मदांध साधु को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वायुराज की पलकें फड़की और उसका मन किया कि वह अभी आरव को मौत के घाट उतार दे। हालांकि जब उसे आरव द्वारा पहले इस्तेमाल की गई तलवार तकनीक और उन दृश्यों को याद आया जहां आरव ने उसकी युद्ध तकनीकों को तोड़ा था, तो वायुराज ने गहरी सांस ली और इस आवेग को जबरदस्ती दबा दिया। भले ही उसके सामने खड़ा यह युवक केवल पहले दिव्य स्तर पर था, लेकिन उसकी ताकत एक राजा स्तर विशेषज्ञ से कम नहीं थी, खासकर वह रहस्यमय तलवार तकनीक। इसलिए अगर इस युवक की साधना सिर्फ थोड़ी सी और अधिक होती तो उसे भी इस युवक से डरना पड़ता। वह जितना अधिक इसके बारे में सोचता गया, वायुराज को उतना ही अधिक लगा कि आरव मदांध साधु का शिष्य है, क्योंकि केवल मदांध साधु ही तलवार में ऐसे राक्षसी प्रतिभाशाली को पाल सकते थे। थोड़ी देर बाद वायुराज ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पोते को जाने दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? आरव ने मजाक उड़ाया। तुमने कह दिया तो तुम मुझे नहीं मारोगे। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे पोते को छोड़ते ही तुम मुझ पर हमला कर दो? तो मेरे जैसा पहले दिव्य स्तर का एक छोटा सा गूढ़ ऊर्जा साधक तुम्हारे जैसे आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ के सामने कैसे जीवित रह पाएगा? बच्चे, ज्यादा मत करो, वायुराज ने धीमी आवाज में कहा। ठीक इसी क्षण शांतनु ने कहा, बच्चे, उसके पोते को जाने दो। मैं गारंटी देता हूं कि वह तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल भी कदम नहीं उठाएगा। ठीक है। शांतनु को खुद डर था कि आरव आवेग में आकर वायुराज के पोते को मार देगा, क्योंकि इस तरह एक दुश्मनी जो केवल मौत में ही समाप्त हो सकती थी, बोई जाती। वर्तमान में उनके पास सुलह के लिए अभी भी जगह थी, इसलिए मामले को ऐसी हद तक विकसित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आरव ने एक पल के लिए संकोच किया और फिर एक ही इशारे में संयुक्त ज्योति तलवार उसके हाथ में लौट आई। वह इस बूढ़े व्यक्ति शांतनु पर थोड़ा भरोसा करता था, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर से बात की थी। अन्यथा उसके और वायुराज नामक बूढ़े व्यक्ति के बीच शायद जीवन और मृत्यु का संघर्ष छिड़ जाता। हालांकि वह उससे नहीं डरता था, लेकिन वास्तव में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक जमीन पर पड़े युवक की बात है, अगर वह समझदार होता तो स्वाभाविक रूप से आरव के साथ परेशानी मोल लेने नहीं आता। इसके विपरीत अगर युवक समझदार नहीं होता तो जो कुछ भी होता उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। वायुराज ने हमला नहीं किया। उसकी आकृति चमकी और वह खून में पड़े युवक के सामने आ गया। हालांकि युवक की चोटें बहुत गंभीर थीं, सौभाग्य से युवक ने खुद पर एक उपचार तंत्र चिपका लिया था, इसलिए उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था। हालांकि वायुराज अभी भी अपने क्रोध को उठने से रोकने में थोड़ा असमर्थ था और वह आरव को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। फिर भी उसमें अभी भी थोड़ी सी समझ बाकी थी,
इसलिए उसने हमला नहीं किया। उसने बस आरव को ठंडी नजर से देखा, इससे पहले कि वह एक गहरे अर्थ वाली निगाह से महिला को देखता, और फिर वह युवक को साथ लेकर चमका और वहीं से गायब हो गया। जब उसने वायुराज को जाते देखा तो आरव की कलाई थोड़ी हिली और उसने अदृश्य तलवार को अपने आत्मिक केंद्र में डाल दिया, जबकि संयुक्त ज्योति तलवार उड़कर उसके हाथ में वापस आ गई। इससे पहले अगर वायुराज ने हमला किया होता तो वह वायुराज और उसके पोते दोनों का वध कर देता, भले ही उसे उस छोटे से साथी को उजागर करना पड़ता। एक साधारण सी बात इतनी बड़ी गड़बड़ी में बदल गई। अब तुम संतुष्ट हो? इस बीच महिला ने बगल से ठंडे ढंग से बात की। बस अपना मुंह बंद रखो, आरव ने साफ कहा। तुम भूल गई लगती हो कि पहले किसने दूसरे से परेशानी मोल ली, पहले किसने वार किया और पहले किसने दूसरे को मारने का इरादा किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों थे, है ना? क्या केवल तुम दोनों को ही मुझ पर हमला करने और मुझे मारने की अनुमति है? फिर भी मैं तुम दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली दादा है। क्योंकि तुम सुंदर हो। दूर हो जाओ। अगर तुमने एक और शब्द बकवास कहा तो हो सकता है कि मैं खुद को तुम्हें मारने से सच में न रोक पाऊं। महिला का चेहरा बदल गया। यह पहली बार था कि सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाया गया और उसके साथ इस तरह व्यवहार किया गया। उसने तुरंत ठंडे भाव से कहा, मैं सच में नहीं जानती कि सुधाकर शान जैसा मार्शल अंकल तुम्हें शिष्य के रूप में क्यों लेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने फिर से अपनी सांस बर्बाद नहीं की और तंत्र संघ भवन की ओर चली गई। जब उसने उसे जाते देखा तो आरव ठंडी हंसी हंसा। दुनिया में हमेशा ऐसे घमंडी लोग होते हैं। बच्चे, कहने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अड़ियल हो। तुम अपने गुरु सुधाकर से भी ज्यादा अड़ियल हो। जो चीजें बहुत कठोर होती हैं वे आसानी से टूट जाती हैं। तुम्हें अपने इस चरित्र को बदलना चाहिए। इस बीच शांतनु ने अचानक बात की। हालांकि सुधाकर एक पागल आदमी था, फिर भी वह समझदार रहता था जब तक कि किसी ने उसे कोने में नहीं धकेला, और वह हमेशा सुलह के लिए जगह छोड़ता था। दूसरी ओर इस बच्चे ने बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी और अपने सभी दुश्मनों का सफाया करने की इच्छा रखी। आरव ने सिर हिलाया और कहा, आपकी अच्छी बातों के लिए धन्यवाद बुजुर्ग, लेकिन यह मेरा चरित्र है और इसे बदलना असंभव है। नहीं, मैं इसे बदलना चाहता हूं। इसके अलावा यह मुझे होना चाहिए जो अत्याचारों के बारे में रोता है। अगर मेरे पास कुछ ताकत नहीं होती तो मैं शायद अभी राख के ढेर में बदल गया होता। ठीक है, मैंने उस महिला के साथ लड़के को पहले इतनी बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन मैंने उसमें कोई गुस्सा क्यों नहीं देखा। शांतनु ने आह भरी और कहा, बच्चे, तुम अपने गुरु जितने ही धीमे हो। क्या तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारा इस्तेमाल किया गया था? मेरा इस्तेमाल किया गया था? आरव ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम कह रहे हो कि मेरा इस्तेमाल उस महिला ने किया था? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? नहीं, शांतनु ने कहा, क्या तुम्हें यह महसूस नहीं हुआ कि वह छोटी लड़की लगातार तुम्हें वायुराज के पोते को मारने के लिए मजबूर कर रही थी? अगर उसका सच में तुम्हें मारने या वायुराज के पोते की रक्षा करने का इरादा होता तो बच्चे, तुम न केवल वायुराज के पोते को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होते, बल्कि तुम्हारा अपना जीवन भी खतरे में पड़ सकता था। यह मत सोचना कि मैं सिर्फ तुम्हें डरा रहा हूं। उसका दादा तंत्र संघ का अध्यक्ष है। उस छोटी लड़की के पास कम से कम कुछ दर्जन हाई रैंक तकनीक तंत्र और उससे भी उच्च रैंक के तकनीक तंत्र हैं। बच्चे, क्या तुम कुछ दर्जन हाई रैंक तकनीक तंत्र का विरोध कर पाओगे? जब आरव ने यह सुना तो उसका चेहरा बदल गया। कुछ दर्जन हाई रैंक तकनीक तंत्र? यह कोई मजाक नहीं था।
उस दिन उसने केवल 3 हाई रैंक तकनीक तंत्र का इस्तेमाल वसुंधरा को गंभीर रूप से घायल करने के लिए किया था, जो 7वें रैंक का आत्मिक स्तर विशेषज्ञ थी। तो अगर यह कुछ दर्जन होते तो उसका जिक्र ही क्या, एक आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। तुम कह रहे हो कि वह शुरुआत से ही जानती थी कि मैं कौन हूं और वह मेरी ताकत से अवगत थी, आरव ने पूछा। अगर यह सच था तो उस महिला की साजिश रचने की क्षमता वास्तव में बहुत भयानक थी। इससे पहले वह लगातार इस धारणा में था कि वह उस युवक की मदद कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लगातार उसे युवक को मारने के लिए मजबूर कर रही थी। अब जब उसने पहले हुई घटना के बारे में सोचा तो आरव को सच में लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि युवक ने उस पर हमला क्यों किया और वह क्रोधित क्यों हुआ और हत्या के इरादे को क्यों जगाया, इसका कारण महिला ने जो कहा था। जब उसने यहां तक सोचा तो आरव की पीठ पसीने से भीग गई। इस महिला की साजिश रचने की क्षमता सच में भयानक है। मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारी पहचान और ताकत से अवगत थी या नहीं, शांतनु ने कहा। संक्षेप में यह एक तथ्य था कि वह चाहती थी कि तुम उस युवक को मार डालो। अफसोस वायुराज भी एक मूर्ख साथी है। अगर वह विवाह के माध्यम से गठबंधन की तलाश में किसी पर निर्भरता ढूंढना चाहता था तो उसे उस लड़की पर अपनी नजर नहीं डालनी चाहिए थी। अगर उस लड़की को उसका पोता पसंद होता तो सब ठीक होता, लेकिन समस्या यह है कि वह नहीं थी। उस छोटी लड़की की साजिश रचने की क्षमता और तरीकों के साथ और इस तथ्य के साथ कि उसे वायुराज का पोता पसंद नहीं था, तो विवाह के माध्यम से अध्यक्ष के साथ गठबंधन की तलाश करने का वायुराज का इरादा उसके पोते के लिए मौत मांगने जैसा है। तो उसने क्यों सवाल किया कि उसका मार्शल अंकल सुधाकर मेरे जैसा शिष्य क्यों लेंगे, आरव ने पूछा। उसका इससे क्या मतलब था? अफसोस तुम्हारी बुद्धि। शांतनु ने आरव को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो और फिर उसने कहा, उसके शब्दों के पीछे 2 अर्थ हैं। पहला यह था कि वह मेरे लिए एक दिखावा कर रही थी ताकि मुझे पता चले कि वह वायुराज के पोते के पक्ष में थी। दूसरा यह था कि वह तुम्हारा अपमान कर रही थी। वह कह रही थी कि तुम बेवकूफ हो। समझे? जब आरव ने यह सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या मैं बेवकूफ हूं? ठीक है, मैंने इस मामले में काफी बेवकूफी भरा काम किया। मेरे खिलाफ न केवल साजिश रची गई बल्कि मैंने भी साथ दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब होने के बाद भी मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। तंत्र संघ में नहीं, मुझे कहना चाहिए सम्राट अकादमी में 2 लोग हैं जिन्हें कोई भी बिल्कुल नाराज नहीं कर सकता। पहली वह छोटी लड़की है जो पहले थी। अगर तुम उसे नाराज करते हो तो तुम्हारे दरवाजे पर अचानक परेशानियों का ढेर आ जाएगा। दूसरी वह छोटी शैतान करिश्मा है। अगर तुम उस छोटी शैतान को नाराज करते हो तो परेशानी तुरंत आ जाएगी, शांतनु ने कहा। क्या तुम करिश्मा से मिले हो? आरव ने पूछा। जब शांतनु ने करिश्मा शब्द सुना तो उसके मुंह के कोने फड़के और उसने कहा, सम्राट अकादमी में कौन उसकी प्रतिष्ठा नहीं जानता। जैसे ही वह सम्राट अकादमी पहुंची, वह चारों ओर चली गई और अपने कब्जे में हाई रैंक तकनीक तंत्र के ढेर का इस्तेमाल करके जिसे वह पसंद नहीं करती थी उसे उड़ा दिया। अब यहाँ तक कि शाही रक्षक भी उसका नाम सुनकर पलट जाते हैं और भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस छोटी शैतान को डांटा या मारा नहीं जा सकता। उसके तंत्रों से किसी को उड़ाने के बाद अंतिम परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति को उससे माफी मांगनी पड़ेगी। जब वह यहाँ तक बोला तो शांतनु अचानक थोड़ा नाराज हो गया और कहा, मुझे बताओ, यह ठीक है कि वह सिर्फ सड़कों पर लोगों को उड़ाती है, लेकिन वह संघ में भी ऐसा ही करती है।
वर्तमान में संघ के सभी बुजुर्ग उसे देखते ही पलट जाते हैं और भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वह उनसे मिलती है, वह उन्हें दादा कहकर संबोधित करेगी। दादा कहकर संबोधित किए जाने का परिणाम यह होगा कि तुम्हें उसे तकनीक तंत्र देना होगा। अगर तुमने नहीं दिया तो हाँ, परिणाम यह होगा कि वह तुम्हें बूढ़ा कहकर बुलाएगी इससे पहले कि वह तकनीक तंत्र का एक ढेर फेंक दे। जब आरव ने यह सुना तो वह थोड़ा खुश हुआ। लगता है कि करिश्मा की प्रतिष्ठा सम्राट अकादमी में बहुत महान है। शायद मैं सम्राट अकादमी में स्वतंत्र रूप से घूम सकूंगा, बशर्ते मैंने कहा कि मैं उसका छोटा भाई हूं। चलो उन सब के बारे में बात नहीं करते। मैं तुम्हें पहले तुम्हारे गुरु से मिलाने ले चलता हूं। बैठक अब तक समाप्त हो जानी चाहिए। शांतनु ने हाथ हिलाया और फिर वह पलट गया और तंत्र संघ भवन की ओर चला गया। जब आरव ने यह देखा तो वह जल्दी से शांतनु के पीछे हो लिया। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।